Hello students, today we will do the next topic in business environment. Students, have you learned what has happened in the year 2016 on November 8, the day when the people are advised by PM Modi to go to the bank to replace old note with the new one. There was a large line in the or outside the bank. The government has cancelled the legal tender or withdraw the currency of 500 and thousands rupee note and replace that old one with the new, that is note of 2000. That event known as demonetization, and we will discuss today that topic, and it is the part of our syllabus in the third unit बिजनेस एनवायरनमेंट. तो हम बात करेंगे आज उस दिन की 8 नवंबर 2016 जब हमारी गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट का लीगल टेंडर कैंसल कर दिया था. मीन्स सर्कुलेशन से 500 और 1000 के नोट को विड्रॉ कर लिया गया. अब इस विड्रॉल के बाद जो 500 और 1000 के डिनोमिनेशन के नोट थे, दे आर जस्ट पेपर. दे आर नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. उनकी परचेजिंग पावर ज़ीरो थी. अब यदि हम किसी को वो 500 और 1000 के नोट देते तो वो उसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं था. क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लीगल टेंडर पहले जो परचेजिंग पावर उन्हें दी हुई थी उसको विड्रॉ कर लिया था. तो जब गवर्नमेंट किसी भी करेंसी को सर्कुलेशन से उनके लीगल टेंडर को कैंसिल करके विड्रॉ करती है तो हम उसे डीमोनेटाइजेशन कहते हैं. अब ये डीमोनेटाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र. डीमोनेटाइजेशन का सबसे जो मेन रीज़न था वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र की फॉर्म में गवर्नमेंट ने किया था. इसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप लोग जाएं और अपने जो 500,000 की पुरानी करेंसी है उसको बैंक में डिपॉजिट करें और उसके बदले में न्यू करेंसी ले लें. अब जिनके पास वाइट मनी थी, जिनका खुद का पैसा था, उन्होंने तो वो ऐसा कर किया. बट ऑन द अदर हैंड दोज हु हैव ब्लैक मनी, वो तो ऐसा नहीं कर सकते थे. तो उस अनअकाउंटेड कैश को लाने के लिए, अनअकाउंटेड कैश को डिक्लेयर करने के लिए लोगों को टैक्स पे करना पड़ता. पेनल्टी मेजर थे उस पर, तो इसी को ही टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र कहा गया. सेकंड, टैक्स एविएशन कंट्रोल मेज़र. मीन्स अब जो माल प्रैक्टिसेस थी, लोग इलीगल तौर पर टैक्स अवॉइड करते थे, छुपाते थे, वो नहीं किया गया. क्योंकि अपना जो ब्लैक मनी थी उसको गवर्नमेंट के पास बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए और डिक्लेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने चांसेस दिया और उस पर 70% का टैक्स लगाया. चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. गवर्नमेंट ने बहुत सारे सोर्सेज उस टाइम जो थे वो बताए. फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की फैसिलिटी प्रोवाइड की. नई नई बैंक में स्कीम, प्रॉफिटेबल स्कीम थी. लोअर बैंक रेट था जिसके थ्रू हम पैसा जो था वो बैंक में डिपॉजिट करवा के फॉर्मल चैनलाइज कर सकते थे अपनी सेविंग को. देन क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी. हम जानते हैं कि उसी टाइम के बाद से जो कैशलेस इकोनॉमी का वी कैन से यूज़ होने लगा. जो बहुत सारे लास्ट ईयर 11th में हमने पढ़े थे कि ई कॉमर्स टॉपिक में, कि बहुत सारी जो पेमेंट थी EFT में,
कि पीओएस मशीन, इंटरनेट के थ्रू पेमेंट, ई बैंकिंग और जो यूपीआई ऐप, डिफरेंट तरह की ऐप जो थी वो लॉन्च की गई, भीम ऐप थी। तो इस तरह से जो कैशलेस इकोनॉमी थी वो डिमोनेटाइजेशन के कारण ही हुई। अब बात आती है इम्पैक्ट की, डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो यदि हम मनी और इंटरेस्ट रेट पर देखें तो कैश ट्रांजैक्शन कम हो गई, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज़ हुआ और फाइनेंशियल सेविंग भी इंक्रीज़ हुई। बट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो था वो कम हो गया था। देन प्राइवेट वेल्थ, क्योंकि लोगों ने पैसा जो था वो जमा करवा दिया था तो प्राइवेट वेल्थ कम हो गई थी। दूसरा इफ़ेक्ट इसका रियल इस्टेट बिजनेस पर पड़ा था, जो कि जिसके प्राइस बहुत कम हो गए थे। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। डिजिटाइजेशन पर डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ गई थी, डिफरेंट तरह की ऐप आ गई थी। रियल एस्टेट का प्राइस डिक्लाइन हो गया था। टैक्स कलेक्शन जो आप सभी जानते हैं वो बढ़ गई थी। इसके बाद आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और चेंज सिनेरियो इन इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आपको पता होगा कि 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म का ईयर कहा जाता है, क्योंकि इस ईयर के बाद गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ लेके आई थी अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट को स्पीड अप करने के लिए बहुत से रिफॉर्म लाए थे, जिसमें से 3 मेजर रिफॉर्म जो थे वो थे एलपीजी की फॉर्म में। एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये 3 टर्म हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स टू अनशैकलिंग द इकोनॉमी फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक कोवेब टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। अनशैकलिंग, निकालना, द इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को, फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक कोवेब, कोवेब होता है मकड़ी का जाला, जाला, जाल, और ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है, तानाशाही, प्रशासनिक। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था को तानाशाही के जाल से निकालना। और ये क्यों निकालना था, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके। इसके चीफ फीचर्स क्या थे, टू डू अवे विद द नेसेसिटी ऑफ हैविंग ए लाइसेंस। अब इसमें लिबरलाइजेशन में क्या किया गया, लाइसेंसिंग को हर इंडस्ट्री के लिए हटा दिया गया। बिजनेस एक्टिविटीज़ को अपना स्केल डिफ़ाइन करने की फ्रीडम दे दी गई। रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने आने के लिए रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस फिक्स करने की फ्रीडम दे दी गई। रेट ऑफ टैक्स कम कर दिए गए। फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक से अननेसेसरी कंट्रोल हटा दिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया। और क्या था, कैपिटल, फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी को भी, प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया। दैट इज़ लिबरलाइजेशन, टू बी लिबरल, लिबरल किया गया हर काम में। सेकंड था हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन सभी जानते हैं, प्राइवेटाइजेशन का मीन्स प्राइवेट करना। प्राइवेटाइजेशन मीन्स सच एन इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू विच सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज़ ब्रॉट आइदर पार्शली और कम्प्लीटली अंडर द प्राइवेट ओनरशिप। जो पब्लिक सेक्टर के अंदर अंडरटेकिंग आती थी, बिजनेस आते थे, उनको या तो पूरी तरह से या फिर पार्शली प्राइवेट सेक्टर को दे देना। अब इसके फीचर्स क्या थे, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट करना है तो पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना है, प्राइवेट को इंक्रीज़ करना है। फिक्सल बर्डन जो था हमारा गवर्नमेंट के ऊपर, जो पब्लिक सेक्टर थे वो तो लॉस में भी चलाए जा सकते थे, इसके कारण जो हमारा बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा होता था, उसको कम करना है। गवर्नमेंट मशीनरी को कम करना है। इकोनॉमी को स्पीड अप करना था। एंटरप्राइज की मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अच्छे जो हैं लोग कहे जाते हैं कि प्रोफेशनल लोग होते हैं। इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट ट्रेजरी को बढ़ाना था। और इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर में खोलकर कंपटीशन को भी इंक्रीज़ करना था। देन नेक्स्ट हमारा थर्ड था ग्लोबलाइजेशन, मींस इंटीग्रेटेड द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे बाकी संसार के साथ अपनी इकोनॉमी को मिलाना। अब वो कैसे किया गया, इसको हम चीफ फीचर भी कह सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को हर कंट्री में फ्री फ्लो कर दिया, कैपिटल को फ्री फ्लो कर दिया,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ्री फ्लो कर दिया एंड पीपल्स की मूवमेंट भी अदर कंट्रीज़ में ईजी कर दी। द सेम कन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक इन ऑल द कंट्री, यदि किसी और कंट्रीज़ का एक ही कुछ कन्फ्लिक्ट है तो उनको एक ही टेक्निक से सॉल्व करने में के बारे में सोचा गया। तो ये 3 जो थे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अगली स्लाइड में करेंगे। थैंक यू।